नमस्कार। प्रोफेसर M.R. देवड़ा की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के एक विषय आंग्ल मराठा युद्ध का विवेचन करेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभ 1775 ईस्वी में होता है। सूरत की संधि के साथ इस युद्ध की शुरुआत मानी जाती है और सालाबाई की संधि जो कि 1782 ईस्वी में हुई, इसके साथ इस युद्ध की समाप्ति होती है। आखिर ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण ताकत मराठा और उस समय भारत में उभरती हुई शक्ति अंग्रेजों के मध्य युद्ध की नौबत आ गई थी। तो पहला जो कारण था वो मराठों की आपसी फूट। 1761 में पानीपत के थर्ड युद्ध में मराठी अफगानों से हार गए थे और उनके हारने के पश्चात बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है और उनके पश्चात उनका बड़ा पुत्र जो जीवित अवस्था में उस समय था, माधवराव फर्स्ट, पेशवा की गद्दी पर आसीन होता है। उसने अपनी सूझबूझ और अपनी ताकत के बदौलत मराठों को पुनः संगठित किया और अपनी मृत्यु से पूर्व यानी 1772 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी, इससे पूर्व मराठों को एक तरह से पुनः जीवित करने का प्रयास किया था और 1772 ईस्वी में महादाजी सिंधिया के प्रयासों से शाह आलम दिल्ली की गद्दी पर आसीन भी हुआ था। यानी एक तरह से वापस ताकत मराठों के पास आ चुकी थी। परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य में, पूना दरबार में एक तरह से आपसी कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि माधवराव फर्स्ट का चाचा राघोबा यानी रघुनाथ राव उसके पश्चात पेशवा की गद्दी पर आसीन होना चाहता था, परंतु माधवराव फर्स्ट का छोटा भाई नारायण राव को मराठों ने अपना पेशवा नियुक्त कर लिया था। बाद में रघुनाथ राव ने षड्यंत्रपूर्वक अपने भतीजे नारायण राव को मौत के घाट उतारकर पेशवा की गद्दी पर आसीन हो गया था, परंतु नाना फडणवीस, महादाजी सिंधिया जैसे अन्य मराठा सरदार रघुनाथ राव के इस कुकृत्य को पसंद नहीं करते थे और वो उन्हें अपना पेशवा स्वीकार भी नहीं कर रहे थे। परंतु उनके सामने मजबूरी थी कि माधवराव भी निसंतान मृत्यु उनकी भी हुई थी और नारायण राव के भी उसमें पुत्र नहीं था, परंतु नारायण राव की पत्नी गर्भवती थी। जब उनके पुत्र हुआ तब मराठा सरदारों ने एक परिषद का गठन किया, 12 भाई परिषद का गठन किया और इस परिषद का नेतृत्व नानाजी फडणवीस कर रहे थे। इस परिषद ने निर्णय लिया कि रघुनाथ राव को पेशवा पद से हटाकर नारायण राव के पुत्र माधवराव सेकंड को उन्होंने पेशवा घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में राघोबा के पास और कोई चारा नहीं था कि वो यहाँ से भागकर यानी पूना से भागकर अपनी सत्ता बचाने के लिए अंग्रेजों की शरण में चले जाए। यानी मराठों की जो आपसी फूट थी, आपसी कलह थी, जिसके कारण अंग्रेजों को इस युद्ध में मराठों से मुकाबला करना पड़ा। यानी राघोबा का अंग्रेजों की शरण में चले जाना और अंग्रेजों द्वारा उसको आश्वस्त देना, उनके साथ संधि करना, इस आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण बना था। दूसरी तरफ आप देखें तो अंग्रेज शुरू से ही भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास लगातार कर रहे थे। कर्नाटक के युद्धों में दक्षिण में उन्होंने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया। बाद में उन्होंने प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब, अवध के नवाब को परास्त करके अपनी सत्ता पूर्वी भारत में फैलाने का प्रयास किया। अब उनके सामने एक बहुत ही सुअवसर था कि मराठा साम्राज्य में जो फूट है उस फूट का फ़ायदा उठाकर वो अपना साम्राज्य दक्षिण और मध्य भारत में भी फैलाए और इसके लिए उनका ज़रूरी था कि वो मराठा ताकत से उनका मुकाबला करे, उनके साथ संघर्ष करे। और वारेन हेस्टिंग
जो कि 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बन के आया था, वो काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और वो भी ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और ये एक कारण भी था जिसके कारण आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। यदि वो चाहता तो राघोबा को किसी तरह की कोई सहायता न देकर भी इस युद्ध को वो टाल सकता था, परंतु वो ऐसा उसने नहीं किया। इनके फलस्वरूप जब राघोबा मुंबई की सरकार के पास सहायता के लिए पहुंचा तो उनके मध्य, राघोबा और मुंबई सरकार के मध्य सूरत की संधि 7 मार्च 1775 को होती है। और इस संधि के तहत कंपनी ने, यानी बॉम्बे सरकार ने, रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में उनकी सहायता करने का वचन दिया था। राघोबा ने कंपनी को थाना बैसिन सालसेट जम्बूसर, जो कि गुजरात में है, वो देने का उसने वादा किया था। राघोबा की सुरक्षा हेतु 2500 सैनिकों की एक टुकड़ी अंग्रेजों ने उनके साथ पूना भेजने का वादा किया। वो पूना में रहेगी, जिसका जो व्यय है लगभग 1.5 लाख रुपये वार्षिक, वो राघोबा को देने का तय हुआ था। इसके अलावा इस सहायता के बदले में राघोबा कंपनी को 6 लाख रुपये भेंट स्वरूप भी देगा, ताकि वो उसकी कंपनी उनकी सुरक्षा कर सके। राघोबा ने प्रॉमिस किया कि यदि भविष्य में वो पूना दरबार के साथ कोई समझौता करता है तो उस समझौते में वो अंग्रेज़ों को भी इसमें शामिल करेगा। ये सारी बातें तय होने के पश्चात अंग्रेज़ों ने अपनी एक सैनिक टुकड़ी के साथ राघोबा को पूना की तरफ प्रस्थान भेजा। यानी राघोबा के साथ ब्रिटिश सेना बॉम्बे से चलकर पूना की तरफ बढ़ी और 18 मई 1775 ईस्वी में अरास नामक स्थान पर मराठों और ब्रिटिश सेना की इस टुकड़ी के मध्य युद्ध होता है, जिसमें मराठे पराजित हो जाते हैं। अंग्रेजी सेना ने आगे बढ़कर सालसेट द्वीप पर अपना अधिकार कर लिया था। इसी समय कोलकाता काउंसिल को जब ये सूचना मिली, तब उन्होंने सूरत की संधि को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 ईस्वी में जारी हुआ था, उस एक्ट के तहत मद्रास और बम्बई की जो ब्रिटिश कंपनी की सरकारें हैं वो कोलकाता के अधीन है और कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से पहले उनको कोलकाता काउंसिल से अनुमोदन करवाना ज़रूरी था। जबकि सूरत की संधि के समय बॉम्बे सरकार ने अपनी खुद की स्तर पर ये संधि की थी, कोलकाता काउंसिल से इसकी परमिशन नहीं ली थी। इसलिए कोलकाता काउंसिल ने इस सूरत की संधि को अवैध घोषित कर दिया और अपना एक प्रतिनिधि कर्नल अपटन के नेतृत्व में पूना भेजा, ताकि वो मराठों के साथ, पूना दरबार के साथ समझौता कर सके। और इनके फलस्वरूप 1 मार्च 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि कर्नल अपटन और मराठा सेना का उस समय जो मुखिया थे नाना फडणवीस के मध्य हुई थी। और इस संधि के तहत जो बातें तय हुई थी वो ये हुआ कि पूना दरबार अंग्रेजों को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 12 लाख रुपए देगा। अंग्रेज राघोबा की किसी तरह की कोई सहायता नहीं करेंगे। राघोबा को पूना सरकार 3,15,000 रुपये वार्षिक पेंशन देगा। राघोबा की कोई भी सेना नहीं होगी, ने सेना को भंग कर दिया। उनके पास सिर्फ 1,000 सैनिक उसकी सुरक्षार्थ रहेंगे और उसे कोपरगांव, जो कि गुजरात है, वहाँ भेज दिया जाएगा। सालसेट द्वीप अंग्रेजों के पास ही रहेगा। ये संधि, पुरंदर की संधि कोलकाता काउंसिल ने मराठों के साथ पूना में की थी। परंतु इसी समय बम्बई काउंसिल ने, जो कि पुरंदर की संधि को वो नहीं मान रहे थे, वो उनका मानना था कि पुरंदर की संधि उनके हिसाब से सही नहीं है, तो बम्बई काउंसिल ने कंपनी के पास अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा, अपनी बात रखी और उन्होंने कंपनी से सूरत की संधि को अनुमोदित करवा दिया। और इस अनुमोदन के पश्चात उन्होंने पुनः राघोबा को सैन्य सहायता देकर मराठों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। यद्यपि कलकत्ता काउंसिल इस
बॉम्बे काउंसिल के इस निर्णय के खिलाफ थी, परंतु वॉरेन हस्टिंग बॉम्बे सरकार के इस निर्णय के साथ अवश्य थे। परंतु चूंकि कलकत्ता काउंसिल ने इसको नहीं माना था, इसलिए वो प्रत्यक्ष रूप से उनका सपोर्ट नहीं किया, परंतु वो चाहते थे कि बॉम्बे काउंसिल अपने निर्णय जो लिया है उसके अनुसार चले। और इसी के तहत उन्होंने अपनी सेना भेजी, जिसके फलस्वरूप 19 जनवरी 1779 को अंग्रेज सेना का मुकाबला तेलगांव नामक स्थान पर हुआ था, जहां मराठा सेना का नेतृत्व मल्हारराव होलकर और महादाजी शिंदे के नेतृत्व में मराठा सेना थी, जिन्होंने अंग्रेजों को तेलगांव नामक स्थान पर परास्त कर दिया था। और पराजय के पश्चात बम्बई काउंसिल को मराठों के साथ विवश होकर बड़गांव की संधि 29 जनवरी 1779 को करनी पड़ी थी। और इस संधि के तहत अंग्रेजों को, चूंकि वो इस समय दबाव की स्थिति में थे, उनको ये स्वीकार करना पड़ा था कि 1773 ईस्वी के बाद अंग्रेजों द्वारा जीते गए सारे मराठा प्रदेश वो पुनः मराठाओं को सौंप देंगे। इसके साथ ही अंग्रेजों ने राघोबा को पूना दरबार को सौंपने की बात भी उन्होंने स्वीकार की थी। अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति के रूप में बम्बई काउंसिल 41,000 रुपये देगी, और साथ में ही इन सारी शर्तों को जब तक पूरा नहीं होगा तब तक 2 अंग्रेज अधिकारी फार्मर और स्टीबर्ड मराठों के बंदी रहेंगे। यानी संधि को लागू कराने के लिए मराठों ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को अपने यहाँ बंदी रखने की बात कही थी। इस संधि की जब सूचना वॉरेन हस्टिंग के पास पहुंची तो वो बहुत ही नाखुश हुआ था, क्योंकि ये संधि वाकई में देखी जाए तो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी अपमानजनक संधि थी, क्योंकि इसमें एक भी ऐसी बात नहीं थी जो अंग्रेजों के पक्ष में थी। इसलिए वॉरेन हस्टिंग ने कहा था कि जब मैं बड़गांव समझौते की धाराओं को पढ़ता हूँ तो मेरा सर लज्जा से झुक जाता है। और उन्होंने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया और कलकत्ता काउंसिल से अपने 2 सेनानायकों के नेतृत्व में सेना भेजी थी। इससे पूर्व उसने बड़ी कूटनीतिक तरीके से दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ थे उन शक्तियों के साथ समझौता करके मराठों को अलग थलग कर दिया था। उन्होंने नागपुर के भोंसले यानी मराठा संघ के ही एक प्रमुख सरदार भोंसले, नागपुर के भोंसलों को अपनी तरफ मिला लिया। उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम और मैसूर के हैदर अली के साथ भी समझौता करके उनको मराठों से अलग कर लिया था। जब ये सारी स्थितियाँ अंग्रेजों के अनुकूल हुई तब वॉरेन हस्टिंग ने कर्नल गोडार्ड और कर्नल पोफम के नेतृत्व में 2 सेनाओं को भेजा। कर्नल गोडार्ड ने अहमदाबाद पर आक्रमण करके उसको विजित कर लिया। बाद में बैसिन पर भी अधिकार कर लिया, यानी फरवरी 1780 में अहमदाबाद और बैसिन पर उनका अधिकार हो चुका था। और यहाँ से उसकी सेनाएं बड़ौदा पहुँची। वहाँ के जो शासक थे फतेह सिंह गायकवाड़, उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। संधि के पश्चात कर्नल गोडार्ड यहाँ से पूना की तरफ बढ़ा, जहाँ उसका मुकाबला 1780 में नाना फडणवीस के नेतृत्व मराठा सेना से हुआ था, जिसमें वो मराठों से हार गया था, परंतु उसने मराठों को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई थी। दूसरा सेना का नेतृत्व कर्नल पोफम कर रहा था। वो मध्य भारत से आगे बढ़ते हुए ग्वालियर पहुंचा और अगस्त 1780 ईस्वी में उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। यहाँ से वो आगे बढ़ता है और फरवरी 1781 में सिप्रे नामक स्थान पर उसने महादाजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों को परास्त किया था और महादाजी सिंधिया को 13 अक्टूबर 1781 में अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी थी। और इस संधि के बाद एक तरह से आंग्ल मराठों के मध्य जो युद्ध का स्थिति थी वो समाप्त हो गई थी और महादाजी सिंधिया ने पूना दरबार और अंग्रेजों के मध्य मध्यस्थ का भी काम किया था, जिसके फलस्वरूप 17 मई 1782 को सालाबाई की संधि हुई थी और जिसके फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। और इस संधि के तहत जो बातें तय की थी
वो बात ये थी कि अंग्रेज़ माधवराव द्वितीय यानी नारायण राव के पुत्र माधवराव द्वितीय को उन्होंने पेशवा स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों द्वारा मराठों द्वारा जीते गए मराठा प्रदेश, जो जीते हुए मराठा प्रदेश थे, वो पुनः मराठों को देने का उन्होंने वचन दिया। और सालसेट और भड़ोच का जो प्रदेश था वो उन्होंने अंग्रेजों के पास रहना के अधिकार में रहना उन्होंने स्वीकार कर लिया था। अंग्रेजों ने पूना दरबार को ये आश्वासन दिया कि वो भविष्य में कभी भी राघोबा को किसी तरह की कोई सहायता नहीं देंगे। पूना दरबार ने 3 लाख रुपए वार्षिक पेंशन राघोबा को देना स्वीकार किया और अंग्रेजों ने फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का स्वतंत्र शासक मान लिया और उसके इलाके जो जीते हुए थे वो पुनः उसको लौटाने का भी उन्होंने वादा किया था। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने मराठों से एक और वादा करवाया था कि वो किसी भी यूरोपियन शक्ति के साथ कोई भी संधि नहीं करेंगे। और अंतिम जो संधि इस संधि की महत्वपूर्ण शर्त थी वो ये थी कि इस संधि के 6 माह के अंदर अंदर हैदर अली अंग्रेजों के जीते हुए प्रदेशों को वापस अंग्रेजों को लौटेगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो मराठा हैदर अली के खिलाफ अंग्रेजों को सहायता देंगे। और इस संधि के पश्चात आप देखेंगे कि जून में वारेन हेस्टिंग ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु नाना फडणवीस ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि इस संधि का में मुख्य रूप से महादाजी सिंधिया का रोल रहा था। और इस संधि की जो अंतिम शर्त थी कि इस संधि के 6 माह के अंदर अंदर हैदर अली अंग्रेजों के जीते हुए प्रदेश को लौटा देगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो अंग्रेज जब हैदर अली के खिलाफ युद्ध करेंगे तो मराठा उसका सहयोग करेंगे, क्योंकि इससे पहले नाना फडणवीस की हैदर अली के साथ समझौता हो रखा था और हैदर अली को वो अपना मित्र मानता था और हैदर अली भी अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रहा था। इसलिए नाना फडणवीस अपने इस मित्र को धोखा नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। परंतु दिसंबर 1782 ईस्वी में जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तब नाना फडणवीस ने 20 दिसंबर 1782 को इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और इस संधि के फलस्वरूप दोनों ही पक्षों में एक तरह से शांति स्थापित हो गई। ने आंग्ल मराठा जो प्रथम युद्ध है उसकी समाप्ति हो गई थी। इस संधि के परिणाम देखें या इसका महत्व देखें तो इस संधि के फलस्वरूप मराठों की आंतरिक फूट और दुर्बलता सामने उजागर हो गई थी, क्योंकि राघोबा जिस तरह से पूना दरबार से भागकर अंग्रेजों के पास जाता है, उनके साथ संधि करता है, उसके पश्चात आप देखेंगे कि भोंसले अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं, महादाजी सिंधिया अंग्रेजों का पक्षधर होते हैं, नाना फडणवीस के विरोध के बावजूद भी वो सालाबाई संधि करवाने के लिए उत्सुक रहते हैं। यानी एक तरह से अंग्रेजों ने मराठा दरबार में जो फूट है उस फूट का उन्होंने भान कर लिया था, क्योंकि अभी तक मराठा ताकत बहुत बड़ी मानी जाती थी, एक मुट्ठी बंद मुट्ठी के रूप में माना जाता था। परंतु इस युद्ध के फलस्वरूप अंग्रेजों को ये लग गया कि मराठाओं को हराना आसान है, क्योंकि मध्य आपसी फूट है, मराठा संघ है। उस संघ के प्रत्येक सदस्य, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे होलकर हो, चाहे गायकवाड़ हो, चाहे पेशवा हो, चाहे भोंसले हो, वो एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं। वो अपने निजी हितों को मराठा साम्राज्य से ऊपर रख रहे हैं। तो इसका भान अंग्रेजों को अवश्य हो गया था। इस युद्ध के फलस्वरूप मराठा शक्ति और प्रभुत्व का एहसास उन्हें हुआ, उनमें उन्होंने विस्तार करने का प्रयास किया और उन्होंने एक तरह से मराठों को बांधने का जो प्रयास किया था उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए थे और उन्होंने मराठों का जान लिया था, उनकी ताकत का भी अनुमान इस युद्ध में उन्होंने ले लिया था। और इस युद्ध में आप देखेंगे कि जो अंतिम सालाबाई की संधि की जो शर्त थी कि हैदर अली अंग्रेजों को जीते हुए प्रदेश लौटा देगा, यानी एक तरह से मराठों और मैसूर के मध्य जो अच्छे संबंध थे उन संबंधों को उनमें मतभेद करने का कार्य अंग्रेजों ने अवश्य कर लिया। मराठा और मैसूर यानी हैदर अली और मैसूर राज्य एक दूसरे के खिलाफ यानी एक दूसरे के सहयोगी न रह सके,
ऐसा कार्य इस युद्ध के फलस्वरूप उन्होंने अंग्रेजों ने अवश्य कर लिया था। और सबसे बड़ी बात है कि इस युद्ध के पश्चात जो शालाबाई की संधि हुई, उस संधि के फलस्वरूप दोनों पक्षों के मध्य, क्योंकि वापस युद्ध 1802 ईस्वी में होता है, 1782 से लेकर 1802 ईस्वी तक लगभग 20 वर्षों तक दोनों पक्षों के मध्य शांति बनी रही थी। और इस शांति काल का उपयोग अंग्रेजों ने मराठों को छोड़कर अन्य जो ताकतें थी, विशेषकर निज़ाम 1798 में उनके साथ एक संधि प्रथा कर उनको स्वीकार करने के लिए मजबूर कर उनको अपने अधीन करना, और मैसूर के साथ 3-4 युद्ध लड़के उन पर अपना विजय प्राप्त करके दक्षिण भारत में एक छत्र राज्य स्थापित करने में वो सफल हुए थे। यानी मराठों को छोड़कर बाकी दक्षिण की ताकतों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। यदि वो मराठों के साथ युद्ध करते तो हो सकता था ये तीनों ताकतें, मैसूर, हैदराबाद के निज़ाम और मराठे, तीनों मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकते, उनको बाहर भी भगा सकते थे। परंतु अंग्रेज़ों ने सूझबूझ करके सबसे ताकतवर शक्ति मराठों को 20 वर्षों तक शांत रखा और अन्य 2 ताकतों पर अपना अधिकार करके, अपना वर्चस्व स्थापित करके बाद में 20 वर्षों के बाद इस ताकत के साथ भी युद्ध करके उनको भी अपने अधीन कर लिया था। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस युद्ध में मराठों को कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली और न ही अंग्रेज़ों को ज़्यादा कोई सफलता नहीं मिली थी, परंतु अंग्रेज़ों ने मराठों की कमजोरियों को जाना, उनके साथ युद्ध करके उनकी कमजोरियों जानकर भावी योजना बनाने में उन्होंने जो काम किया उसमें वो सफल हुए थे।